आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। एक नया कार्यक्रम आपके लिए लेके आए हैं, क्रांति के कलाकार। ऐसे कलाकार जो अपनी कला से क्रांति करना जानते हैं, दुनिया को कुछ देना जानते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अजंता हो गया, अलोरा हो गया, जितने भी कलाई हुई है सिर्फ वो उस काल के लिए नहीं थी, तो वो चिरकाल है। आने वाली पीढ़ी को बुद्ध दर्शन करना है, बुद्ध समझना है, तो अजंता अलोरा जाते हैं तो समझ में आता है। इसी तरह के कलाकार जो अपनी जिंदगियों में पैसों की चिंता नहीं करते, वक्त की चिंता नहीं करते, परिवार की चिंता नहीं करते और अपनी कला से समाज को कुछ देना चाहते हैं। हमारे साथ भी ऐसे ही एक कलाकार प्रकाश सुटे जी हमारे साथ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका पूरा लाइफ जो है वो एक क्षेत्र में गया है, एक शिक्षक के तौर पे गया है, जिस प्रोफेशन के लिए आपको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार भी मिला है। लेकिन इन सब के अलावा इतना बड़ा परिवार, दामाद है, बच्चियाँ है और एक छोटे से गांव से आप आए हैं, तो ये पूरा स्ट्रगल भी साथ में है। एक ऐसे परिवार से आए कि जो सधन परिवार नहीं था, खेती हारी करने वाला परिवार था, वहाँ से यहाँ तक आए। तो इस तरह का जो हॉबी आपने साथ में ले लिया कि कार्विंग किया जाए, चाहे पत्थर पे हो या चाहे लकड़े पे हो, तो ये आपको कहाँ से आइडिया आई कि इस तरह की कला को सीखना चाहिए और इसमें काम करना चाहिए? ये तो बचपन से मुझे इस बात का शौक़ था। हर चीज़ को मैं आर्टिस्टिक नज़र से देखना, ये मेरी हॉबी थी। चाहे कोई खेल रहे, चाहे खाना खाना रहे, चाहे सब्जियां काटना रहे, तो हर चीज़ में मैं वो कलात्मक दृष्टिकोण से ही करता हूँ। और जब नौकरी लगी तो उसके पहले भी मैं ये काम थोड़ा छोटे तौर पर करता था, लेकिन जैसे जैसे उसमें मुझे महारत हासिल होते गई तो ये चीज़ें बनते गई। सबसे बड़ा सवाल है कि एक सामान्य शिक्षक आप हैं, जिनकी सैलरी भी अगर भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और ये जो शौक़ आपने पाला है ये कुछ रुपयों का नहीं है, इसमें हज़ारों रुपए लग जाते हैं। जैसे कि लकड़ी खरीदना, फिर वो औजार होते हैं, और एक टाइम किलिंग है जिसमें आप जो प्रोफेशन कर रहे हैं उसमें से भी बहुत सारा वक्त निकालना पड़ता है। तो कुछ एक्सपेंसिव इसमें खर्चा भी आता है। तो कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस परिवार में आए इस शौक़ की वजह से? अड़चने ज़रूर आई जी। घर के लोग थोड़े से नाराज़ थे, लेकिन जब मेरी वो चीज़ बनने के बाद जो खुशी उनके चेहरे पर दिखती थी, उससे मुझे बड़ा आनंद आता था। और उससे भी ज़्यादा मुझे खुद ज़्यादा आनंद आता था। मैं वो पैसे की परवाह कभी नहीं की। ये तो बहुत खर्चीला शौक़ है। टीक वुड खरीदना, यानी 2000, 3000, 4000 रुपये पर फीट के हिसाब से वो लकड़ा मिलता है। मेरी हर चीज़ टीक वुड से ही बनी है, तो उसकी परवाह मैं नहीं करता। उसके बदले मुझे जो खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, उसकी कीमत नहीं आकी जा सकती। ये जो आपका आनंद है, आपकी खुशी है, इसके संदर्भ में हमने आपकी जो सहचारिणी है उनसे भी बातचीत की है। दर्शकों, सर की जो सहचारिणी है उन्होंने क्या कहा सर के बारे में और इस शौक के बारे में, उसको देखते हैं। 90 मध्ये लग्न झालं। त्यांचा स्वभाव म्हणजे चिडचिडाई आहे, पण मन मिळावू तेवढाच आहे। यांची जी कलाकारी आहे त्या कलाकाराचं कौतुकही झालं ना, थोडाफार त्रासही आला। त्यांना जेव्हा राष्ट्रीय अवॉर्ड मिळाला तेव्हा खूप आनंद झाला आणि तिथे गेल्यावर असं वाटे की दरवर्षी आपल्यालाच मिळावा। त्यांचा टाईम टेबल ठरलेला असते, थोडं लक्ष मुलांकडे आणि थोडं लक्ष घरी। म्हणजे नोकरीच्या हायामध्ये ते टाईम कसा ठरलेला असतो, काही शाळेकडे, काही अर्ध लक्ष घरी, ऑफिसमध्ये सर्व स्टाफ सांभाळणे। तो सर, इस तरह आपकी जो सहचारिणी है वो आपको साथ भी दी है, पूरा लाइफ में आपके साथ साथ रहे हैं, और इतने अच्छे विचार आपके संदर्भ में है। इन सब के साथ साथ ये शौक़, उसके बाद टीचिंग करना बच्चों को, और इतना बड़ा परिवार, तो इस छंद के वजह से, इस आर्ट के वजह से आप ऐसा नहीं लगता कि बच्चों को समय नहीं दे पाए और बच्चों पर कुछ अन्याय हुआ इन सब के बीच में, ऐसा लगता है आपको? ये शौक़ की वजह से, ये शौक़ एक अलग जगह रखा मैंने, और मेरा काम अलग जगह रखा, फैमिली अलग जगह रखा, और ज़्यादा से ज़्यादा समय मैंने मेरे स्टूडेंट के लिए खर्च किया। वो पूरे 100% प्रामाणिकता से मैंने काम किया है। ये शौक़ की वजह से कभी बच्चों के पढ़ाई पर, स्टूडेंट की पढ़ाई पर मैंने कभी दुर्लक्ष्य नहीं होने दिया। मेरे बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ज़रूर इसका असर पड़ा है।
लेकिन वो कमी मेरी बीबी ने पूरी कर दी। मैं जब जब इसमें मग्न रहता था तो फुल टाइम उसने अपने बच्चों की तरफ ध्यान दिया, जिसकी वजह से मेरा एक लड़का अभी पीएचडी कर रहा है, एमटेक हो गया है, आईआईटी कानपुर में पढ़ता है। सर, इस शौक़ के अलावा भी आपका सिंगिंग का भी शौक़ है, वो गाना भी गाते हैं, तो ये शौक़ पहले से था या फिर बाद में, या फिर ये कार्विंग का काम, मूर्तिकला का काम करते करते कुछ ऐसे लगा कि गुनगुनाना भी चाहिए? कैसे उत्पन्न हुआ ये नया छंद जो गाने का हुआ वो? ये नया नहीं है, पुराना ही छंद है, लेकिन मुझे लगता नहीं था, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं गा सकता हूँ। मैं टीचर भी रहा, मेरे हाथ के नीचे म्यूजिक टीचर भी काम करते थे, लेकिन कभी मैंने हारमोनियम को हाथ नहीं लगाया, कभी गाने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब मुझे लगा रिटायर हो गया, रिटायरमेंट के बाद क्या करना, तो ये दामाद जी ने वो स्टार मेकर डाउनलोड कर दिया और मेरी पूरी दुनिया बदल गई। आज मैं कम से कम 3-4 घंटे मैं उसी में रहता हूँ और अच्छे सभी, लगभग सभी सिंगरों के गाने मैंने गाए हैं और ये कोशिश रहती है कि मैं उनके जैसे ही परफेक्ट 100% कैसे गा सकूँ, और मैं लगभग वहाँ पर कामयाब हूँ। दर्शकों, कुछ क्लिप्स है हमारे पास जिसमें सर गाते हुए दिखते हैं और साथ ही साथ में बांसुरी जो है उसको बहुत सुंदर तरीके से बजाते हैं। पहले वो क्लिप देखते हैं और बाद में फिर चर्चा करेंगे कि बांसुरी कहाँ से इन्होंने सीखी। सकल मलिन चाळण्यास भीमशक्ती दे, अखिल भुवन उजळण्यास प्रेम भक्ती दे, करी सशक्त करी समर्थ हे नरोत्तमा, ओम नमो तथागता नमोस्तु गौतमा, ओम नमो तथागता नमोस्तु गौतमा। तो सर, बांसुरी भी बहुत सुंदर बजा लेते हैं आप, इसके लिए कोई गुरु मिला या एकलव्य जैसा आपने खुद ही सीखा और खुद ही बांसुरी बजाने लगे? जैसे आपने कार्विंग भी खुद सीखा, गाना भी आपने कहा कि मैं बाद में, छंद तो पहले से था लेकिन सीखा बाद में, तो बांसुरी भी आप खुद ने सीखा है या कोई गुरु भी रहा है? मुझे लगता है भारतीय समाज में ऐसा कहा जाता है कि गुरु बिना विद्या नहीं आती, लेकिन मुझे इस बारे में कोई गुरु नहीं है, ना कार्विंग के क्षेत्र में, ना गाया सिंगिंग में, ना फ्लूट प्लेइंग में और ना हारमोनियम प्लेइंग में। हाँ, मैं अभी तबला सीख रहा था तो उसके लिए एक गुरु किया था, लेकिन बाकी ये जो भी कलाएँ हैं ये मैंने खुद सीखी है, मुझे किसी ने सिखाई नहीं है। आपकी 2 बेटियां हैं, दामाद है, शादी अभी उनकी हुई है, आपको क्या लगता है कि इन सब कलाओं से आपके जो दामाद है उनको कोई कभी परेशानी हुई या रिश्तों में कुछ अड़चन हुई कि आप अपने छंद में हैं, वो घर में आए हैं और आप अपना काम कर रहे हैं, उनके तरफ ध्यान नहीं दे रहे? तो एक एटीट्यूड होता है दामादों का कि भाई ससुर जी तो अपने ही काम में लगे हैं, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं। ऐसा कभी आपके जीवन में हुआ है? नहीं, वो दामाद जी बड़े समझदार हैं और वो खुद कलाकार है, एक अच्छे कवि है और वो भी मेरे जैसे फ्लूट बजाते हैं जी। प्रैक्टिस उन्होंने ज़रूर करना चाहिए। उनको ऐसा कभी नहीं लगा। मैं तो कभी भी जब भी आते तो मैं कभी ना जय भीम लेता हूँ ना नमस्कार लेता हूँ, वो आते अपना काम करते हैं, मैं अपने काम में रहता हूँ। तो उनके बारे में उन्होंने कभी इस बारे में बुरा नहीं माना, क्योंकि उनको मालूम है आर्ट क्या होती है, कला के वो जानकार है, वो खुद कलाकार होने की वजह से वो समझ सकते हैं। अभी मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, लेकिन ये गलत है
ये मुझे लगता है कि ये गलत है। दामाद जी आए तो कम से कम 2 बातें, 1 मिनट के लिए तो भी बात करना चाहिए। लेकिन मेरा काम ऐसा है कि मैं वो काम में ब्रेक नहीं कर सकता। बिल्कुल। और वो भी समझ जाते हैं कि वो काम में है, इसलिए वो अपने काम को लग जाते हैं। आपका जो एटीट्यूड है उस पर आपके दामाद जी ने कुछ बोला है? नहीं, शायद आपको नहीं पता होगा, हम आपको दिखाते हैं। देखते हैं सर के दामाद जी क्या बोलते हैं। कुछ सालों पहले एक शायर की बहुत ही मशहूर पंक्तियाँ जो मेरे मन को भा गई थी, वो कुछ इस तरह थी कि ए पर्वत, तू अपने ऊंचाई पर इतना गुरूर ना कर, देख आज मैं तुझ पर खड़ा हूँ हाथ में बैसाखियाँ लिए। इन पंक्तियों में जो एक इच्छा शक्ति दी है, उस इच्छा शक्ति की अनुभूति पिछले 5 सालों में पापा के साथ रहते हुए मुझे हर क्षण हर घड़ी आई है। शारीरिक व्यंग होने के बावजूद भी आज उन्होंने कभी भी उस चीज़ को अपने रास्ते का रोड़ा कभी भी बनने नहीं दिया, और सालों से अपनी जो एक समर्पण की भावना है, उस समर्पण की भावना के साथ में वो कला के क्षेत्र में एक नए नए आयाम स्थापित करते हुए मुझे नज़र आए हैं। विगत 5 सालों में उन्होंने कभी भी मुझे एक दामाद के तौर पर कभी भी नहीं देखा। वो हमेशा मुझे एक बेटा ही मानते आए हैं। और एक चीज़ जो मुझे हमेशा उनके व्यक्तित्व के बारे में भाती है, वो यह है कि वो हमेशा सकारात्मक सोच के साथ में कोई भी चीज़ करते हैं। वो हमेशा कोई भी चीज़ जब हाथ में लेते हैं तो उस चीज़ को एक समर्पण की भावना के साथ में निभाते हैं, और उस चीज़ की बारीकियों को समझते हुए उस चीज़ को निभाते हैं। जैसा कि बाबा साहब ने कहा है कि लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग, तो इस एक संदेश को अपने जीवन का एक मिशन बनाते हुए पापा ने अपनी जीवन में जो भी चीज़ वो करते हैं उस चीज़ को परफेक्ट कैसे बनाए, उस चीज़ को परिपूर्ण कैसे बनाए, इस एक चीज़ के साथ में वो हमेशा ज़िंदगी बिता रहे हैं। ये उनका जीवन जो है वो जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। एक बहुत ही मशहूर अंग्रेजी के लेखक है R.L. स्टीवेंसन, ही सेज कि लाइफ टू ट्रैवल होपफुली इज़ बेटर थिंग दैन टू अराइव एंड द ट्रू सक्सेस इज़ टू लेबर। पापा ने हमेशा इसी एक जज्बे के साथ में ज़िंदगी को जिया है। वो कभी भी गंतव्य स्थान तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कभी भी बिलीव नहीं करते हैं। वो सफ़र का मज़ा लेते हैं, और सफ़र में आते हुए हर एक चुनौती को वो उस पर काबू पाते हुए, उस चीज़ का मज़ा लेते हुए ज़िंदगी जीने में ही उन्होंने हमेशा विश्वास किया है। उनके लिए बेटियां वैसे भी फर्स्ट प्रायोरिटी रही है, और देखा जाए तो मेरी बड़ी बहन, तो उसको उन्होंने एज अ बेटी नहीं, एज अ बेटा ही बड़ा किया है। उसके उसमें जितनी भी क्वालिटीज़ है वो मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने कभी भी एक बेटी को ऐसे कम नहीं किया है, कम नहीं आंका है, एक बेटे के ऊपर का दर्जा दिया है। काम अपना डेडिकेशन से किया है, जो भी किया है एज अ फादर, उन्होंने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई है वो डेडिकेशन के साथ कंप्लीट की हैं। जो भी उनको करना चाहिए उन्होंने हर बार हमेशा अपना 100% देने की कोशिश की है, और उसी के साथ उनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी उन्होंने अपना 100% ही दिया है। पर्सनल लाइफ रहे या प्रोफेशनल लाइफ दी है, उन्होंने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से निभाई है। तो इस तरह से आपके दामाद जी और आपकी बेटी जो है, आपके विचार है, ये इतना बड़ा परिवार आपके साथ था, इतना एक्सपेंसिव शौक आपने किया, बड़ी बच्चों की पढ़ाई, लड़कियों की शादी, उनकी भी पढ़ाई, जैसे कि हमने सुना कि आपने अपनी बड़ी बेटी को एज अ डॉटर नहीं, एज अ सन उसको आपने ट्रीटमेंट किया है। तो आपको क्या लगता है कि समाज में जिस तरह से लड़का और लड़की में भेद किया जाता है, आपने कभी ऐसा सोचा है उस बारे में? नहीं, वो तो हमारी सोच है ही नहीं। हम बुद्धा की सोच के पर चलने वाले लोग हैं, फूले शाहू के, बाबा साहब के सोच पर चलने वाले लोग हैं, और वो पूरी तरह से 100% हमने अडेप्ट की है। इसलिए हमें उस बारे में कुछ नहीं लगता, हमने कभी भेदभाव नहीं किया है। सबसे पहला हक तो मेरी बड़ी बेटी का बनता था हर चीज़ पर। पहले जो भी चीज़ मिलती थी उसको मिलती थी, लड़के को नहीं देता था मैं, पहले लड़की को दी।
तो ऐसा कभी ना सोचा है हमने और ना कभी सोचेंगे। आपका लड़का पीएचडी कर रहा है, बिल्कुल। एक बड़े मकाम पर वो जाएगा। हम शुभकामनाएं देते हैं कि वो आपसे भी आगे बढ़ के समाज के लिए काम करेगा। आपके लड़के की कुछ राय है आपके बारे में, पहले उसे देखते हैं फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दर्शकों, सर के जो बेटे हैं वो पीएचडी भी कर रहे हैं, वो क्या बात करते हैं अपने पिताजी की कला के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, पहले वो देख लेते हैं। मेरा नाम पीयूष प्रकाश सुटे है। मैं सुटे सर का सबसे छोटा लड़का हूँ। उनकी सबसे अच्छी बात मुझे जो पसंद है वो है डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट। जब वो टीचर थे तब सुबह से लेकर शाम तक स्कूल में ही रहते थे। उसके बाद जब आते थे, जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता था उनको, तो वो अपना पूरा टाइम अपनी हॉबीज़ में लगा देते थे, जैसे राइटिंग करना, सिंगिंग करना, तबला बजाना, फ्लूट बजाना। और ये सबसे जो स्पेशल है वो है वुड कार्विंग। उनकी वो पहले तो बहुत कम टाइम दे पाते थे क्योंकि स्कूल में ही पूरा टाइम जाता था, लेकिन जब से वो रिटायर हो गए अपना फुल टाइम पूरा वुड कार्विंग में देते हैं। कम से कम वो 12 से 14 घंटे दिन के देते थे, जैसे उठे नहीं कि शाम तक लग गए, एकदम कंटिन्यू, थकते नहीं थे क्योंकि ये सब चीज़ें उनको पसंद है। तो ये एक उनका जीवन का एक घटक है जो उनको पूरा करना ही है। जब भी सोते थे तो यही सोचते थे कि इस मूर्ति को मैं और कैसे अच्छा बना पाऊँ। हमसे सजेशंस लेते थे हर बार कि देखिए इसमें क्या और अच्छा कर सकते हैं। तो ये बात उनकी बहुत अच्छी भी मुझे लगती है कि वो कोई भी चीज़ में अपना 100% डालते हैं और वो कोई भी चीज़ अपने तरीके से परफेक्ट बना सके। जो भी क्वालिटीज़ उनमें है वो ये ट्राई करते हैं कि वो हम सारे बच्चों में और फैमिलीज़ में वो सिखा सके, जो कि वो करते हैं, पूरा 100% देते हैं। जो भी उनको नहीं आता या फिर जो नहीं सीख सके वो हमको सिखाते हैं। तो ये इनकी बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे फादर हर सबको मिले, क्योंकि उनकी जो क्वालिटीज़ है उसी से वो काफ़ी ऊपर आए हैं और उनसे ही हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे। थोड़ा सा कला की तरफ आते हैं। आपकी कुछ कलाकृतियाँ हमने देखी जब हम आपके घर में आए, तो एक स्टैंडिंग बुद्धा है, दूसरा बुद्धा भी स्टैंडिंग है जिनके हाथ में भिक्षा पात्र है, तीसरे बुद्धा है वो जो मेडिटेशन कर रहे बैठे हैं। ये सब जो हमने आपकी मूर्तियाँ देखी या जो कला देखी, तो इसमें कितना वक्त लगा? जैसे कि हम वो बैठी हुई जो प्रतिमा आपने उकेरी है उसको कितना वक्त लगा? जो बड़ी मूर्ति है बैठी हुई मेडिटेशन वाली, उसको 1 साल लगा। तब मैं नौकरी करता था, नौकरी पर था, और वो स्कूल का काम करते करते ही मैं वो करता था, स्कूल में ही करता था। मैं जब HM था कोदामिंडी में, तब सब टीचर अपने अपने काम को लग गए कि मैं अपना काम, मूर्ति का काम शुरू करता था। तो इस वजह से उसको 1 साल लगा। और दूसरी जो है जिस मूर्ति के हाथ में, बुद्ध के हाथ में भिक्षा पात्र है, वो काफ़ी बड़ी है साइज़ में भी, और उसमें जो हमने देखा कि काम जो है, आँखों को देखा, बालों की कार्विंग, तो बहुत डिटेल्स में आपने काम किया है। तो उसने भी बहुत वक्त लिया होगा उस प्रतिमा में भी। तब भी मैं नौकरी पे था, तो उसको भी करने में 8 महीने लगे। जो डेली मैं 12-13 घंटे काम करता था, न थकते हुए। और तीसरा एक स्टैचू जो रिसेंट में अभी काम चल रहा है, रिसेंट में जो बनाया, अभी जनवरी से उसका काम शुरू किया और जुलाई में वो एंड हुआ। अभी केवल पॉलिश उसका बाकी है, तो उसको 6 महीने लगे कंटिन्यू काम करते हुए, 12, 13, 14 घंटे काम। इन सब के अलावा हमने आपका एक पत्र पढ़ा जिसको कभी मृत्यु पत्र भी कहा जाता है कि भाई मैं जाने के बाद क्या होगा। उसमें आपने स्पष्टता से लिखा है कि इस तरह से होना चाहिए। सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में आपने लिखा है कि 50,000 रुपये का जो दान ऐसी संस्था को देनी चाहिए कि जो संस्था बुद्धिज़्म को प्रमोट कर रही हो या बच्चों को प्रमोट कर रही हो। तो लोग तो बहुत लोभी होते हैं। आपके मन में कभी नहीं आया कि मेरे 50,000 जो है वो बच जाएंगे तो मेरे लड़कियों के काम में आएंगे, मेरे लड़कों के काम में आएंगे? क्यों आपने निर्णय लिया कि ये पैसे समाज को देने चाहिए? नहीं, समाज के कुछ ऋण होता है समाज का, क्योंकि जब आदमी का निधन होता है तो उसको स्मशान घाट तक लेने के लिए वो 4 आदमी रहते हैं। वो कम से कम वो कर्जा तो उतार दे। वो 50,000 से तो उतरेगा नहीं। और मेरा समाज ने जो कौतुक किया है, समाज ने मुझे बहुत सारा दिया है ना, तो कुछ ना कुछ, मैं ज़्यादा तो नहीं दे सकता, और इसलिए मैंने वो 50,000 का मैंने प्रावधान रखा है। और वो मेरे बच्चे दामाद पूरा करेंगे मेरी मृत्यु के बाद में। बिल्कुल, बच्चे और दामाद तो पूरा करेंगे ही। आपने बहुत सारा लेखन भी किया है। लेखन क्षेत्र में भी आपने काम किया है, एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्व आपका रहा है। तो किन किन क्षेत्र में लेखन आपने किया है, किन सब्जेक्ट पर, किन विषयों पर आपका लेखन हुआ है?
मेरा ज़्यादातर लेखन सोशल और एजुकेशनल, ये दो इस पर ज़्यादा रहा है। नागपुर का जो दैनिक लोक सत्ता है उसमें मेरा कंटिन्यू लोकमानस क्षेत्र, वो लोकमानस सत्र में, कॉलम में मेरी कई प्रतिक्रिया प्रासंगिक, प्रासंगिक एक विशिष्ट प्रसंग पर मैं लिखता था और वो हमेशा इंतज़ार करते थे मेरा कि मैं कब आऊँ और कब उनको दूँ। कभी फ़ोन भी करते थे, सर आपका कुछ आया नहीं इतने में। तो लोक सत्ता जैसे एक माना हुआ वर्तमान पत्र समूह है, तो वो मेरे लेखन को बहुत चाहता था। आपके जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो रही है वो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। जब ये घोषणा हुई कि वो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार आपको मिल रहा है, लेकिन उस पुरस्कार ऐसा सीधे सीधे नहीं मिलता है, वो पूरा टीचर का डेडिकेशन, उसका पूरा व्यक्तिमत्व और उन्होंने जो काम किया है स्टूडेंट के लिए, तो क्या वाकया था जब आपको पता चला कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिल रहा है और उसके लिए कितना प्रयास करना पड़ा आपको? नहीं, कोई प्रयास नहीं किया, मैं अपना काम करते रहा जी। और किसी ने फिर एक मेरे कलीग ने कहा कि भाई आपने इतना काम किया है कि आपको ये पुरस्कार मिलना चाहिए, तो आप एक प्रस्ताव तैयार कीजिए और डालिए मंजूरी के लिए। तो फिर मुझे लगा कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, मैंने तो बहुत सारा काम किया है तो उसका कुछ मिलना भी चाहिए। मैंने बाकी कुछ प्रयास नहीं किया, केवल एक प्रस्ताव बना के भेज दिया और वो मंजूर हो गया। एजुकेशन ऑफिसर और जो बड़े बड़े अधिकारी है उन्होंने एक ही इसमें मेरा वो प्रस्ताव मान्य किया और नेशनल अवार्ड मुझे मिला। लेखन क्षेत्र में कुछ साहित्य भी प्रकाशित हुआ है आपका, तो कौन सा साहित्य है जो आपका प्रकाशित हुआ है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो शिक्षण संक्रमण आता है उसमें मेरे 2 लेख पब्लिश हुए, जो एक माना हुआ प्रकाशन है और लोक सत्ता में तो कई सारी ऐसी प्रतिक्रिया मेरी प्रकाशित हुई है। और अभी मैं मेरा आत्मचरित्र लिख रहा हूँ, वो करीब करीब अंतिम स्टेज पर है, तो हो सकता है वो प्रकाशित हो जाए। कुछ गाने भी लिखे हैं मैंने, स्कूल में जब टीचर काम करता था तब एक आधे प्रसंग पर मैं लिख लेता था, तो है ऐसे। और कुछ मासिकों में भी मेरे लेख प्रसिद्ध हुए हैं। मैंने एक बड़ा संशोधनात्मक लेख लिखा है, आम्बेडकरी चळवळी में लोक कलावंत की भूमिका, वो मराठी में लिखा है। वो बड़ा संशोधनात्मक है और मेरा प्रयास रहा है कि एक भी कलाकार उससे ना छूटे। तो वामन कर्डक से लेकर आज के जो भी गायक है, बड़े बड़े कलाकार हैं, जैसे अनिरुद्ध शेवाड़े है, अनिरुद्ध वनकर है, तो ऐसे कुछ कलाकार है, तो उन सभी के काम का मैंने गौरव किया है। तो वो संशोधनात्मक लेख है, वो पढ़ने लायक है। तो कई मासिक पत्रिकाओं में भी मेरे लेख प्रसिद्ध हुए हैं। एक कलाकार के तौर पर, एक शिक्षक के तौर पर हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जिनके इसमें जो भी काम आए वो पूरी लगन से किया जाए और सुंदरता के साथ किया जाए तो बड़ा अच्छा है। और कुछ मिलेगा या कुछ समाज मेरा कौतुक करेगा या कुछ किसी के ओर से मुझे कुछ मिलेगा, ये अपेक्षा ना करते हुए अपना काम 100% अच्छा कैसे किया जाए, तो उसकी कोशिश हर आदमी ने, हर कलावंत ने, हर कलाकार ने करना चाहिए, तो उसे सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। कलाकार जो होता है वो समाज के प्रति समर्पित होता है, चाहे मूर्तिकला में हो, चाहे गायन में हो, चाहे वादन में हो। किसी भी कलाकार को समाज के प्रति कुछ देना होता है। उसका जीवंत उदाहरण आज हमारे साथ प्रकाश सूटे जी इनके रूप में है। आप देख रहे हैं ये कार्यक्रम आवाज़ इंडिया टीवी पर, जिसका शीर्षक है क्रांति के कलाकार। ये पहला एपिसोड था, आपने वक्त दिया, आपकी कला को लोगों ने जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। नमो बुद्धाय।